से बाबा साहब की जो कृपा है आप सबके ऊपर बरसेगी, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप बाबा साहब की विचारधारा पे चलने का भी काम करें। अगर आप बाबा साहब की विचारधारा पे चलेंगे नहीं तो ये काम अधूरा है। मूर्ति लगाने से मात्र बात नहीं बनने वाली। हमारे जो छात्र हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको डेली यहाँ पर आके नमन करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपने जो सपना देखा उस सपने को पूरा करने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य एक एक समय एक एक खून का कतरा लगाने का काम करेंगे, लेकिन आपके सपनों को भारत में पूरा करने का भी काम करेंगे। और बाबा साहब ने हमें उपदेश भी दिए, 3 तरह के उपदेश बाबा साहब ने हमको दिए। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनने के नाम पर बाबा साहब ने कहा कि अगर मेरे बच्चों का रात के घर में 2 वक्त की रोटी है तो 1 वक्त की रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कर देना, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित करेगा, क्योंकि शिक्षा ही तुम्हारे लिए द्वार खोल के लाएगी, शिक्षा ही तुम्हारे लिए भविष्य का निर्माण करेगी। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित कर देना। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही, संघर्ष करो। अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर के आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के बात नहीं बनने वाली, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बहुजनों का जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही आपका जीवन है। हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक बड़ी से बड़ी कामयाबी हमारे कदम नहीं चुम लेगी, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। और तीसरी बात बाबा साहब ने यह भी कही, संगठित रहो, एक हो जाओ, यूनाइट योरसेल्फ। अपने आप सब एक हो जाओ। अगर तुम एक हो जाओगे तो इस देश में तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म, जाति, आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी, आपकी बेचारगी, ये सब खत्म हो जाएगा, अत्याचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप संगठित हो जाएंगे तो आप इस देश के राजा बन जाएंगे और राजा के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता, राजा की कौम के साथ में कोई अत्याचार नहीं होता। इसलिए अत्याचार अगर रोकना है, जुल्म जाति भी रोकनी है, तो आपको संगठित होकर के बाबा साहब के उस सपने को पूरा करना पड़ेगा। बाबा साहब की मूर्ति आप देख रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति में दाहिने हाथ की उंगलियों का इशारा और बाएं हाथ में संविधान है। और बाबा साहब ने कहा कि अच्छा टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर एमेंसिपेशन, जाओ मेरे बच्चों उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए। अगर आप अपना उत्थान चाहते तो उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना पड़ेगा। और शक्ति का मंदिर क्या है? कभी आपने सोचा शक्ति का मंदिर क्या है? कोई बताएगा? मेरी माताएं बहनें बताएंगी शक्ति का मंदिर क्या है? बताइए, किसी को नहीं पता। बाबा साहब ने उंगलियों का इशारा किया है तो किसकी तरफ किया? शक्ति का मंदिर कहां है? शक्ति का मंदिर है संसद, शक्ति का मंदिर है पार्लियामेंट। बाबा साहब ने कहा ये शक्ति का मंदिर है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। इससे ज्यादा शक्ति किसी भी मंदिर में आपको नहीं मिलेगी। जितनी शक्ति पार्लियामेंट में है उतनी शक्ति नहीं। और जिस दिन तुम पार्लियामेंट पे कब्जा कर लोगे बाई वोट, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी। आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी, आपकी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आपके साथ में हो रहा छुआछूत खत्म हो जाएगा, आपके साथ में हो रही मानवीय अमानवीय अभ्यता वो सब खत्म हो जाएगी। आपके बच्चों के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं कर पाएगा, आपकी बच्चियों के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा, आपकी बच्चियों का कोई बलात्कार नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना है अपने वोट के द्वारा, अपने वोट के द्वारा। ये कहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और उसी काम में हम सब लगे हुए क्यों शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना। अगर किसी और शक्ति के मंदिर पे कब्जा करना है, अगर किसी और मंदिर में कोई ताकत होती तो बाबा साहब बोल देते कि जाओ फला फला मंदिर में चले जाओ, वहां शक्ति है, कब्जा कर लो जाकर। लेकिन बाबा साहब ने कभी नहीं कहा। बाबा साहब जानते थे कि जिसकी वजह से तुम 2000 साल इस देश में गुलाम रहे, उस मंदिरों में कोई दम नहीं। अगर कहीं ताकत है, कहीं दम है तो पार्लियामेंट के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें वोट का अधिकार दे दिया है, इसी वोट के जरिए उस मंदिर पे तुम्हें कब्जा करना है। ये मेरा सपना है, ये बाबा साहब का सपना था।
बाबा साहब ने कोई सपना अपने लिए नहीं देखा था कि आप मेरी मूर्ति लगाओ, मेरी पूजा करो, लेकिन बाबा साहब ने यह कहा कि आपको मेरी किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको मेरे बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको मेरे बारे में जानना पड़ेगा। और जो मेरा सपना है कि मेरा बहुजन समाज जो 2000 सालों से इस देश में गुलाम बना रहा, वो इस देश का शासक कैसे बनेगा, उस शासक बनने के लिए मैंने रास्ते बताए हैं। उन रास्तों पे चल जाओगे तो इस देश के शासक बन करके इस देश में राज करने का काम करोगे। ये बाबा साहब का सपना था और उसी सपने को पूरा करने के लिए आज हम लोग रात दिन एक कर बिहार के अंदर हमारी पूरी टीम लगी है। और हम आज से नहीं लगे इस काम को बाबा साहब के, जो बाबा साहब अधूरा काम छोड़ के गए थे, वो चाहते थे कि मेरे जीते जी मेरा बहुजन समाज इस देश में शासक वर्ग बन करके इस देश पे राज करे, लेकिन बाबा साहब के समय ये काम जो पूरा नहीं हो पाया। बाबा साहब के बाद माननीय कांशीराम साहब ने बीड़ा उठा लिया, कहा कि मैं आज से नौकरी छोड़ता हूं, घर बार छोड़ता हूं, मेरा कोई भाई नहीं होगा, मेरी कोई बहन नहीं होगा, मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मैं कभी अकाउंट नहीं खोलूंगा, मैं कभी जमीन नहीं खरीदूंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जो कुछ भी मेरा होगा मेरा बहुजन समाज होगा और इसी को इस देश का शासक बनाने के लिए मैं पूरा अपना जीवन लगा दूंगा। और उसी के बाद से माननीय कांशीराम साहब ने अपने घर बार को छोड़ दिया, चारों तरफ पूरे देश के अंदर घूमे, सबको जोड़ने का काम किए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। और 14 अप्रैल 1984 जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी दिन 1984 को 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। कहा हम बाबा साहब के रुके हुए कार्य को पूरा करेंगे, हम बाबा साहब के संविधान को इस देश में पूरी तरह से लागू करेंगे। बाबा साहब का संविधान क्या बोलता है? बाबा साहब का संविधान जब 14 अप्रैल 1984 को माननीय कांशीराम साहब ने उसके बारे में बताया कि जब देश आजाद हुआ, देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को इस देश की बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को लागू कर दिया गया। लेकिन आज तक भी, अभी भी, आज 2025 में भी बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से 100% इस देश की सरकारों ने लागू नहीं किया। अगर वो लागू कर दें तो इस देश में गरीबी खत्म हो जाएगी। बाबा साहब की तमाम वो थीसिस है, तमाम वो किताबें हैं जिसमें इकोनॉमी के बारे में बात की बाबा साहब ने, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज किताब लिखी, ये तमाम तरह की किताबें, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एंड इट्स सॉल्यूशन की माने पैसे की कमी और उसका निस्तारण, ये तमाम तरह की किताबें जो बाबा साहब ने अपने थीसिस में लिखी, वो कोई किताब इस देश की सरकार लागू करने का काम नहीं करती। यहां तक कि जब अंग्रेज विदेशों से यहां भारत में कोई रिसर्च करने के लिए आए हुए थे, रॉयल कमेटी आई हुई थी, तो उनके हाथों में जो किताब थी, वो जो किताब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने थीसिस के रूप में लिख करके वहां रखी थी इंग्लैंड के अंदर, वो किताब लेकर के वो कमीशन के लोग आए हुए थे। लेकिन बाबा साहब की किताबों को भारत सरकार लागू नहीं करना चाहती, बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं करना चाहती। अगर बाबा साहब का संविधान अगर देख लें तो इस देश के गरीबों के बच्चों की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, कहीं गरीबों की शिक्षा फ्री नहीं। बाबा साहब के संविधान कहते हैं कि 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों की देख रेख, शिक्षा, पढ़ाई, इसकी जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए, लेकिन कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। रोटी, कपड़ा और मकान की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। बाबा साहब का संविधान आर्टिकल 15 कहता है, जाति, धर्म, जन्म के स्थान में किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं हो सकता, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, इस संविधान नहीं कहता। लेकिन आज भी इस देश के अंदर तमाम वो ताकतें हैं जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती, वो हमारे साथ में छुआछूत करती, हमारे साथ में भेदभाव करती, जबकि ये गैर कानूनी, इस संविधान में नहीं लिखा। संविधान तो बराबरी की बात करता है, संविधान तो बंधुत्व की बात करता है, लेकिन समाज जो है हम सबको न्याय की बात करता है। लेकिन ये लोग, सामंतवादी लोग, ये बाबा साहब के संविधान की बात नहीं करते। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे पहले कांग्रेस के लोग भी बाबा साहब के संविधान को कमजोर करने में लगे रहे, और अब ये बीजेपी के लोग बाबा साहब के संविधान को बदलने में लगे रहे। यहां तक कि उनके कई नेताओं ने बाबा साहब के बारे में अभद्र किताबें लिखने का काम किया। एक नाम आज मुझे याद आ गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता है अरुण शौरी, इसका नाम।
उसने लिखा वर्शिप फॉल्स गॉड, माने कि बाबा साहब डॉक्टर के बारे में बोला था एक झूठे भगवान की पूजा, झूठे भगवान। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब को नहीं मानते, लेकिन वहीं आपने फिर देखा कि जैसे ही संसद के अंदर गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में अपमानजनक बात बोली कि नहीं बोली? कितने लोग जानते हैं संसद के अंदर इस देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब के बारे में अपमानजनक बोली? क्या बोला? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। आजकल ये फैशन बन गया, जिसको देखो वो अंबेडकर अंबेडकर करता रहता है। अगर तुम इतना नाम भगवान का ले लिए होते तुम्हारे साथ तो पूछते स्वर्ग में जाते। ये बात बोली कि नहीं बोली? बोली नहीं बोली? और इसका जवाब किसने दिया? तुरंत इसका जवाब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने देने का काम किया। कहा अमित शाह जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के अंदर दलितों, पिछड़ों और गरीबों के भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। ये बात किसने बोली? ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बोली। जहां तमाम दूसरी पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम गया, लेकिन आपकी शेरनी बहना ने तुरंत अमित शाह जी को ललकारने का काम किया। कहा होश में आ जाओ, बाबा साहब का अपमान हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। और वहीं पर कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी वाले सिर्फ हल्ला मचाते रह गए, सिर्फ हल्ला मचाते रह गए, मुंह से जवाब नहीं निकला इनकी हिम्मत नहीं है। ये कांग्रेस से बोल दे कि हम बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी। अगर तुम बोलते हो भाई हम बाबा साहब के लोग हैं, मानते बाबा साहब को, तुम लिखकर बोलो ना, अपनी पार्टी के संविधान में लिख दो कांग्रेस अमेरिकाई पार्टी है। नहीं लिख सकती, जेडीयू नहीं लिख सकती, आरजेडी नहीं लिख सकती। ये कोई पार्टी आपके सामने ये नहीं दावा कर सकती कि हम अम्बेडकराइट पार्टी है, बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी है। लेकिन इस देश में आपकी एकमात्र इकलौती पार्टी बहुजन समाज पार्टी अपने में कहती भी है, लिखे हुए है कि वी आर द अम्बेडकराइट पार्टी, हम अम्बेडकराइट पार्टी, हम बहुजन विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी। और इस देश के अंदर 14 अप्रैल आपने भी देखा, जिस तरह से संसद के अंदर बाबा साहब का अपमानजनक बात यहाँ के गृह मंत्री ने बोली, उसके बाद पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों ने, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों ने, अभी हमारे साथी बता रहे 192 देशों में पूरी ताकत के साथ बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया। और मैं 12 तारीख से बिहार में हूं, आपके बीच कंटिन्यूअस मूवमेंट में कंटिन्यू घूम रहा हूं। 14 अप्रैल में बिहार के जिले में था मैं। जिस तरह से गली गली गांव गांव में नीले झंडे, जय भीम के नारों के उद्घोष, नीली पट्टियां, युवाओं के कंधे पे नीला पटका, जगह जगह नीले झंडे, माहौल, उत्साह, जोश, जुनून। गांव गांव में मेरे बहुजन समाज के लोगों ने इतनी ताकत के साथ में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया तो उससे बीजेपी की सरकार बौखला के रह गई, बौखला के रह गई। उसने बड़ी ताकत लगाई कि बाबा साहब के जन्मदिन को हम कमजोर कर दें, जगह जगह पे पैदा कर दी। उत्तर प्रदेश में हजारों जगह पे उसने परमिशन नहीं दिया। उसने कहा कि हम नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। मेरी कई जगह पे वहां के अधिकारियों से बहस हुई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के राष्ट्र निर्माता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के बहुजनों के भाग्य के निर्माता हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के संविधान के निर्माता हैं। वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप रोकोगे, लेकिन हम बाबा साहब के जन्मदिन को धूमधाम से मनाएंगे और इसके लिए तुम गोली चलाओगे तो हम गोली दिखाएंगे। और आपने देखा भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां है? मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां है? उत्तर प्रदेश में। है कि नहीं है? इन दोनों जगहों पर जो हमारे अम्बेडकरवादी युवा
बाबा साहब के जन्मदिन को मना रहे थे, उन पर गोली चलाई। आगरा के अंदर, एटा के अंदर, जलेसर में हमारे युवा को इस बात पे गोली मार दी गई कि वो बाबा साहब के जन्मदिन को लिए मना रहा था, शोभा यात्रा को निकालने की प्लानिंग कर रहा था। वही मुरैना के अंदर मध्य प्रदेश में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। मुरैना के अंदर बाबा साहब के जन्मदिन को मना करके 2 छात्र अपने गांव को तरफ जा रहे थे। रास्ते में दबंगों ने, सामंतवादियों ने उनको रोक लिया और उनके सर में गोली मारी। एक बच्चे की ऑन स्पॉट मौत हो गई। एक बच्चा ग्वालियर में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहा है। वही बिहार के अंदर भी हुआ। बिहार में सीतामढ़ी में बिलसन के अंदर अवधेश पासवान 14 अप्रैल को उसने वार्ड नंबर 1 में पासवान टोला में बाबा साहब की जयंती मनाई। सामंतवादी आए, उससे बोले तुम जय श्री राम बोलो। तो अवधेश पासवान ने बोला मैं जय श्री वाला नहीं हूं, मैं जय श्री राम नहीं बोल सकता, मैं जय भीम बोलूंगा। अवधेश पासवान ने कहा कि मेरे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, मैं जय भीम बोलूंगा, जय श्री राम नहीं बोलूंगा। और इस बात से वहां के सामंतवादियों ने कहा कि तुम कल का सुबह सूरज नहीं देख पाओगे। रात में सोते वक्त, रात में 11-12 बजे उसके घर में 3 से 4 सामंतवादी आए, उठा करके ले गए और उसे पीट करके मार दिया। और सुबह उसकी लाश एक चिमनी भट्टे के पास उसकी मिली। ये हालात थे कि कहां के हालात है? बिहार के। मैंने जय भीम बोलने पे गोली मारी जा रही है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, यहां एक अवधेश पासवान तुमने मारा है, यहां करोड़ों बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी खड़े हैं। तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, लेकिन हमारे सीने खाली हैं। तुम्हारी हिम्मत है गोली चला करके। इस बात को आपको याद रखना कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर कष्ट झेला। आप सबको मालूम है, यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ज्यादातर सबको पता है कि बाबा साहब के जीवन में किस तरह की तकलीफें थी, किस तरह की तकलीफों को झेल करके बाबा साहब आगे बढ़े, किस तरह की दुर्भावना का शिकार बाबा साहब थे, किस तरह जात की व्यवस्था का शिकार बाबा साहब थे, कि जिस स्कूल में बाबा साहब को क्लास के अंदर बैठने की परमिशन नहीं थी, उन्हें क्लास के बाहर दूर बैठ के सुनना पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें पानी पीने का नसीब नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था। तब तो प्लास्टिक की बोतलें भी नहीं। आप सोचिए बोलते, आज तो आपके पास प्लास्टिक की बोतलें होती। बच्चे स्कूल जाते हैं तो पानी साथ में लेके जाते कि नहीं जाते? तब तो यहाँ जगह जगह नल भी लगे होते, टंकियां भी लगी होती। तब तो नली टंकी भी नहीं थे, तालाब होते थे या कुआं होते। वहां का पानी पीने के लिए कहीं ना कहीं घड़े में रखा होता था। क्या पानी कोई निकालेगा तो सबको पिलाएगा। दलितों को कुएं से पानी निकालने की भी परमिशन नहीं। तालाब से जहां कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते हैं, वहां भी तुमको पानी पीने की परमिशन नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सुबह से लेकर शाम तक स्कूल में पहुंचते थे। बड़ी दोपहरी में कई किलोमीटर चलने के बाद कोई दयालु पानी पिला दिया तो पानी पी लिए, नहीं मिला पानी तो सुबह से शाम तक प्यासे बैठे। लेकिन दिल में आग थी, जोश था, जुनून था, जज्बा था कि मैं इस सामंतवादी व्यवस्था को, मनवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक करके रहूंगा। यह आग थी उनके अंदर, ज्वालामुखी फट रही थी उनके अंदर। जो ज्वालामुखी उनको पानी पीने से रोक भी नहीं। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें प्यासे रहना है शाम तक, लेकिन जो तुम काम करने आए हो, पढ़ाई करने आए हो, तो पढ़ाई करना। तमाम तकलीफें झेली, तमाम तकलीफें झेली, पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़े कि आज तक इस देश में बाबा साहब के बराबर कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, आज भी नहीं है। अगर दूसरे नंबर कोई उनके बराबर पढ़े लिखे व्यक्ति हुए तो वो भी दलित समाज से हुए। पूर्व राष्ट्रपति KR नारायण, वो भी हमारे समाज से थे, केरल के।
जो नंबर 2 के पढ़े लिखे इंसान निकले। माने बाबा साहब के उतना पढ़ा लिखा कोई नहीं। यहां तक कि मेरी समझ से कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने ये बोला कि मेरे देश में 100 सालों में ऐसा कोई स्कॉलर नहीं पैदा हुआ जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर उसने पढ़ाई करी, हिम्मत दिखाई, पढ़ाई की हो, डिग्री ली। कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो हमारे आइकॉन हैं, हमारे गोल्डन स्टूडेंट हैं। और जब इस देश का संविधान बनने की बात आ रही, देश आजाद होने की बात चल रही थी, ये बात जब देश आजाद होने की चल रही थी तो ये बात यहां पर आई कि देश आजाद होगा तो संविधान कहां से चलेगा, ये देश चलेगा कैसे, कौन संविधान बनाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा संविधान बनाने की जरूरत क्या है, मनु का संविधान तो भाई है, उसी पे चलेगा। इसका विरोध हुआ, भाई उससे क्या चलेगा, उससे नहीं चल सकता, देश को नया संविधान चाहिए, लोकतंत्र चाहिए हमको इस देश के अंदर। तब कांग्रेस के लोगों ने तमाम देश विदेश में लोगों को ढूंढना शुरू किया, आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो बाबा साहब के संविधान को लिखने का काम करेगा, बताइए, देश के संविधान को लिखने का काम करेगा। उसके बाद अब आप समझ लीजिए, कांग्रेस के तमाम नेता, नेहरू से लेकर जो भी नेतागण सब थे, जो मेन में लीडरशिप थी, कैलिफोर्निया लो, ऑक्सफोर्ड लो, लंदन लो, इंग्लैंड, तमाम अलग अलग, अमेरिका लो, फ्रांस लो, तमाम अलग अलग देशों में उन्होंने फोन किया, बातचीत करी कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जो मेरे देश का संविधान लिख सकता। तो वहां की यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा, अरे सूरज तो तुम्हारे देश में रहता और चिराग तुम मेरे देश में ढूंढ रहे हो, सूरज तो तुम्हारे देश में है और चिराग तुम मेरे देश में ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने कहा कौन है सूरज मेरे देश के अंदर, कहा डॉक्टर अंबेडकर। कहा डॉक्टर अंबेडकर एक सूरज है जो भारत का बखूबी सुंदर से सुंदर विश्व का सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं। आपको अपने देश के डॉक्टर अंबेडकर से संपर्क करना चाहिए, उनसे अच्छा स्कॉलर, उनसे अच्छा स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं हुआ, 100 सालों का रिकॉर्ड है। तब जाके कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से संपर्क किया। बाबा साहब अपने मन से नहीं गए कि मुझे बनाना, एक चुनाव ऐसे पहुंच गए थे, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो काबिलियत थी, एजुकेशन थी, उसके दम पर कांग्रेस को मजबूरन बाबा साहब को कानून मंत्री बनाना पड़ा और उनसे संविधान लिखवाना पड़ा। अदरवाइज आप समझ सकते हैं, इस देश में जिस समाज के लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिसकी छुई हुई फाइलों को छूते नहीं थे वो लोग, क्या उनके लिखे कानून से देश चलता? कभी सोचा आपने? जो लोग तुमको पानी पीने से मना करते थे, तालाब में जाकर बिल्ली नहा सकते हैं, पोटी कर सकते हैं, जाकर के जानवर वहां गोबर कर सकते हैं, तुम उस तालाब का पानी पी चुक सकते हो, तो क्या वो लोग तुमको संविधान लिखने का मौका दे रहे थे? क्या संविधान लिखने का मौका तो बाबा साहब की काबिलियत के ऊपर मिला। ये कांग्रेस का कोई ईमान, वो दया नहीं थी कि कांग्रेस ने दया कर दी हमारे ऊपर। और ये भी मेरे साथ में साथी करें, ये देखिए, ये क्या है? यही है, इसी ने हमें 2000 साल तो गुलाम बना के रखा, इसी ने, और इसी गुलामी को खत्म किया, इसी गुलामी को खत्म किया बाबा साहब के संविधान। जब संविधान लागू हो गया तो गुलामी खत्म हो गई, राज घराने खत्म हो गए। अभी भी तमाम राजा महाराजा क्या बोलते, हम तो राजा है। कहां के राजा? इस देश में तो एक ही राजा है, वो डॉक्टर भीमराव। एक ही राजा, एक ही महाराजा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उसके अलावा कोई न राजा न कोई महाराजा, एक ही राजा, जिनके बताए कानून पे राजा महाराजाओं को भी चलना पड़ता। अरे जिनके बनाए कानून से इस देश के भगवानों को भी न्याय मिला कि नहीं मिला? जिनके बनाए कानून से भगवानों को भी न्याय मिला। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि शक्ति का मंदिर कहां है? पार्लियामेंट है, इससे बड़ा शक्ति का मंदिर कोई और नहीं, उस शक्ति के मंदिर पे लगता है। इसी में आप सबसे कहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में जब हम इस काम को पूरा किए, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां पर बाबा साहब के संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया और बाबा साहब के सपनों को पूरा किया।
उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां बाबा साहब का सपना पूरा हुआ। और कैसा सपना? वहां बहन कुमारी मायावती जी 3 बार मुख्यमंत्री बनी और इस देश के अंदर शेरनी बहना आयरन लेडी के नाम से प्रख्यात थी। उनके शासन प्रशासन की गूंज देश नहीं विदेशों तक गूंजती थी। यहां तक कि तमाम गुंडे मवाली राजा महाराजा उन पर लगा दिया पोटा, पोटा का मारा सोटा और जेल में गए चक्की पीछे जाकर के। बहन ने कह दिया, अगर तुम मेरे समाज के ऊपर गुंडागर्दी करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे महलों से खींच के लाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। यह ताकत थी संविधान की ताकत, यह ताकत है बाबा साहब की विचारधारा की ताकत। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बिहार के अंदर में पिछले कई महीनों से कई सालों से देख रहा हूं, आए दिन अत्याचार, आए दिन हत्या। फिर बाद में बोलेंगे कि भाई वो व्यक्ति जेल में बंद था, उसने बाथरूम में स्टाइल कर लिया, या बोलेंगे विंडो में जाकर के उसने अपने नारे से अपने गले को कस दिया, उसकी मौत हो। इस तरह की कहानी बनाते हैं लोग। उन्हें मालूम है कि आप कमजोर हैं, उन्हें मालूम है आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, उन्हें मालूम है कि बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, समुंदर शांत तो हो सकता है, समंदर सूख नहीं सकता, इस बात को याद रखिए। समंदर शांत तो हो सकता है, समंदर सूख नहीं सकता। और आज नहीं तो कल ये समंदर फिर तूफान में बदलेगा। और अभी तो यूपी में हमने कब्जा किया है, दिल्ली तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप सबका साथ चाहिए, इसके लिए आप सबको निकलना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी बनानी पड़ेगी कि हम अगर बहुजन हैं तो हमारी देख रेख, हमारे मान सम्मान की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हमारे मान सम्मान की लड़ाई है कोई लड़ती है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती। इस देश की एक ही हमारी नेता है बहन कुमारी, कौन है? बहन जी मायावती। क्या बोलेंगी बहन जी? बोलिए बहन। एक ही आवाज आ रही है, एक ही की बहन, बाकी सबकी नहीं है क्या? अरे आपकी बहन तो शेरनी है, मेरे साथ बोलिए बहन जी। बहन जी है कि नहीं है? विश्वास है कि नहीं बहन जी के ऊपर? पूरा विश्वास है ना? तो इस बात याद रखिएगा, आपके रामगढ़ में 2 बार चुनाव हुआ और दोनों बार हम जीत गए। जीते कि नहीं जीते? पहली बार भी जीत गए थे, लेकिन उन लोगों ने अपना जुगाड़ पानी लगा करके हमें रिकाउंटिंग में हरा दिया। 163 वोट से 163 वोट से करीब हरा दिया। 169 कोई बात नहीं, 5-6 आगे पीछे हो जाता है। और इस बार क्या हुआ? इस बार भी 1100 वोट से, माने पिछली बार से 55,000 पाए थे, हमारी समझ 54,000। इस बार कितना पाए? 61,000। माने कि पिछली बार 57,000 मिला था और इस बार मिला हमें 61,000। माने पिछली बार से भी 4,000 ऊपर मिला, उपचुनाव। लेकिन घबराहट कहां पे, डर कहां पे? डर इस बात को आरजेडी वालों को डर था कि कुछ भी हो जाए बहुजन न भले बीजेपी जीत जाए। माने की आरजेडी बीजेपी यहां मिल गई। उनको इस बात का डर था कि अगर उपचुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी जीत गई तो बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी आंधी बन करके आ जाएगी। 2025 में जो आरजेडी के लालटेन को तो बुझा छोड़ दो, उड़ा के कहीं पोखरा में फेंक दे। मानते कि नहीं मानते? लालटेन जो है उसमें शीशे लगा होता है और तूफान आ जाए तो लालटेन बुझ गई। तो उन्हें लग गया कि अगर ये उपचुनाव में बीएसपी जीत गई तो 2025 के मेन चुनाव में रामगढ़ से आंधी उठेगी और ये आंधी पटना तक सीधे पहुंच जाएगी। और मेरी लालटेन को तो बुझा के छोड़ दो, मेरी लालटेन को ला करके कहीं नदी में डाल दो। इनको डर था और इसी डर की वजह से
ये आरजेडी, ये कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी, ये सारे कट्टे बट्टे एक हो गए और उनका मकसद एक था, कुछ हो जाए, बीजेपी जीत जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी नहीं जीती। बहुजन समाज पार्टी से उन्हें डर लग रहा था। और जबकि बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात के कच्छ तक पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करती है, तो मात्र बहुजन समाज पार्टी करती, कोई और पार्टी नहीं करती, कोई और पार्टी नहीं करती। अभी आपने देखा कि कल कांग्रेस वालों की रैली हो रही थी बक्सर के अंदर, ठीक नहीं थी, और उस रैली को कराने के लिए कांग्रेस की पूरी ताकत लग गई। कम से कम 1 करोड़ रुपए के ऊपर खर्चा भी क्या होगा, 20-25 हजार साइकिलें कुर्सी लगाई गई, तमाम व्यवस्था की गई, लेकिन हालात क्या हुए, वहां पर 500 आदमी भी वहां नहीं, 500 आदमी भी नहीं है। खड़गे जी को निराश होकर उनको जाना पड़ेगा। उनसे ज्यादा लोग तो आज हमारे सामने बहुजन समाज पार्टी के लोग और बाबा साहब के मानने वाले लोग बैठे हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इन कांग्रेस के लोगों से बचना है, आपको कांग्रेस के लोगों से लिए बचना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको याद रखना चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर गोपालगंज में 1994 में मेरी समझ से जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, नहीं हुई थी? एक कलेक्टर था जो हमारे समाज का था, हमारे समाज का बेटा था, रहने वाला कहां का था, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का रहने वाला था, गरीबी में पला हुआ था, रात में कुली की नौकरी करता था, दिन भर पढ़ाई करता था, और वो बच्चा कलेक्टर बन के बिहार आया। उसके अपने सपने थे कि मैं अपने समाज के लिए काम, लेकिन मनोहरियों ने, उसे गुंडे मवालियों ने उसको गोपालगंज में रोड पे उसकी हत्या कर दी, कलेक्टर की हत्या कर दी। और जिन लोगों ने कलेक्टर की हत्या की थी, यहां मुख्यमंत्री कौन थे, नीतीश कुमार, और सरकार किसकी थी, कांग्रेस की, और सरकार किसकी थी, डिप्टी सीएम कौन थे, तेजस्वी यादव थे कि नहीं थे? दोनों लोग, तीनों की सरकार थी। और बिहार के अंदर जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया, जेल के कानूनों में संशोधन कर दिया, और सैकड़ों की संख्या में गुंडे, मवाली, बलात्कारियों को, भूमाफियाओं को जेल से निकाल के बाहर छोड़ दिया। और उसमें जिसने दलित कलेक्टर की हत्या की थी उनको भी छोड़ा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, जंगल